Hello students, question 1E from MCS 13 June 2022. Write suitable mathematical statement that can be represented by all x, all y, sum z, p. ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वांटिफायर से दिया गया है जो आपको मिलेगा ब्लॉक 1 यूनिट 1 मॉड्यूल 1.5 से। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिया है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर आंसर लिख देता हूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आइडियाज वगैरह लगेगा, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। अगर ठीक तरह से अगर आप समझ लेते हो तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए तो कोई भी मिस्टेक ना किए हुए आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको अगर आप समझ लेते हो तो आपके, मैं ये एश्योर कर सकता हूँ आपको कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा लॉजिक को समझने का वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा, जो आपको आगे जाके प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग में आगे आपको हेल्प करेगा बहुत ही। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। पहले स्टेटमेंट क्या होता है वो समझेंगे, देन उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है उसको समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग आएंगे लॉजिकल क्वांटिफायर्स में। तो ये स्टेप्स हम लोग को समझना ही है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। One component of logic is the propositional calculus which deals with statements with values of true or false। देखिए क्या होता है, लॉजिक आपके कंप्यूटर जो साइंस होता है यहां पर ऑलमोस्ट सारे जगह पर आपको ये लॉजिक टर्म को देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा। तो ये जो लॉजिक का जो एप्लीकेशन है आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिक्स डिजाइन जो ऑटोमेटा होता है वो, कंप्यूटेबिलिटी, ये सारे जगह पर आपको लॉजिक देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी जगह है। तो ये लॉजिक का 2 कंपोनेंट होता है, नंबर 1 प्रोपोजिशनल कैलकुलस एंड नंबर 2 प्रेडिकेट कैलकुलस। तो प्रोपोजिशनल कैलकुलस में हम लोग स्टेटमेंट को डील करते हैं, डील्स विद स्टेटमेंट्स विद वैल्यूज ऑफ ट्रू और फॉल्स। और प्रेडिकेट कैलकुलस में हम लोग डील करते हैं प्रेडिकेट से। ओके, तो अभी 1 बाय 1 हम लोग इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए स्टेटमेंट को हम लोग प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। सो अ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है लेकिन दोनों एक साथ नहीं है, तो वही सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट। आपको यह ध्यान रखना है, दोनों एक साथ ट्रू एंड फॉल्स एक ही साथ कोई सेंटेंस नहीं होना चाहिए, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तभी वो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा या प्रोपोजिशन होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ स्टेटमेंट का। जैसे मान लीजिए 2 + 2 equals 4। दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज ये एक्चुअली क्या है, ये ट्रू है। हम लोग जानते हैं 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये ट्रू हो रहा है, राइट। कोई भी बोल देगा ये ट्रू है, तो ये क्योंकि ट्रू है, यूनिवर्सली ये ट्रू है, तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। लाइक 5 - 2 equals 10। देखिए 5 से अगर 2 को आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, लेकिन यहां पे बोल रहे हैं 10, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है, ये यूनिवर्सली फॉल्स है, राइट। सो अगर ये यूनिवर्सली फॉल्स है तो दैट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो स्टेटमेंट नहीं होगा।
क्लोज द डोर। अभी यहां पे सिंपल एक कमांड आ रहा है, राइट? यहां पे एक कमांड दे रहा है, यहां पे एक ऑर्डर दे रहा है, क्लोज द डोर। तो ये क्लोज द डोर में कहां पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ये आपको कोई ऑर्डर कर रहा है, तो यहां पर कोई ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट नहीं होगा, नॉट अ स्टेटमेंट। व्हाट इज योर नेम? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर भी ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहा है। तो ये एक क्वेश्चन है, राइट? तो यहां पर कोई ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहा है बोल के ये प्रोपोजिशन नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट क्या होता है। अभी देखिए, प्रोपोजिशन को हम लोग P, Q, R इस तरह का सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। लाइक ये अगर एक प्रोपोजिशन है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सिंबलाइज कर सकता हूँ कि P ये एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन है जो है 2 + 2 = 4। तो मैं इसको इन शॉर्ट बोल सकता हूँ P is T। एक्चुअली P is T का मतलब क्या है? क्योंकि प्रोपोजिशन का दो ही वैल्यू होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू को हम लोग 1 से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, और कभी फॉल्स को 0 से भी डिनोट करते हैं। सो कोई भी प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट का दो ही स्टेट होता है, आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये जो P वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो मैं इन शॉर्ट इसको लिख सकता हूं P is T, P is T, ओके, या P is 1। यहां पर अगर ये Q स्टेटमेंट है तो ये हो जाएगा Q is F। तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं। देखिए, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के टाइम मान लीजिए आपको कोई सर्किट बनाना है, तो उस सर्किट के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करके उस सर्किट बनाना होगा, राइट? कोई किसी भी जो चिप होता है, आईसी इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग वहां पर कर दिया जाता है। तो उस प्रोग्रामिंग में अगर मैं इस तरह का बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखूंगा, स्टेटमेंट लिखूंगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो स्पेस होगा वो ऑक्युपाई कर लेगा। तो हम लोग को क्या करना है, वो स्पेस को कम करना है। तो इसलिए हम लोग को सिंबल से चलना है, राइट? सिंबल से चलना है, और इसीलिए इतना सारे चीज हम लोग को पढ़ना हो रहा है। लॉजिक तो पढ़ना ही होगा, लेकिन साथ साथ लॉजिक के साथ साथ किसी चीज को कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर P is T या Q is false, पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट को मैं इन शॉर्ट कर दे रहा हूँ, राइट? इतना छोटा कर रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सिंबल बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा। अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ? प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हुआ। अभी आप लोग बोल सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। जो क्वेश्चंस है, एक्सक्लेमेशंस है एंड कमांड है, ये आपका प्रोपोजिशंस नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्लोज द डोर, तो वो क्या हो रहा है? कमांड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रोपोजिशन नहीं होगा। एक्सक्लेमेशन, लाइक मान लीजिए व्हाट अ सीन, तो आप क्या हो गए? शॉक्ड हो गए, राइट? कोई एक बहुत सुंदर सीन देख के तो आपने क्या बोले? व्हाट अ सीन। तो दैट मीन्स ये आपका एक्सक्लेमेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है या फॉल्स नहीं है। और क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, तो ये सारे चीज क्या है? ट्रू और फॉल्स वाली को असाइन नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है। दैट इज एक प्रोपोजिशन नहीं है। अभी आप क्या करेंगे? ये जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन है, इसको मान लीजिए आपके पास अगर कोई दो प्रोपोजिशन या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन अगर आपको बोल दिया, आपको दे दिया, और उसको आपको बोला गया इस प्रोपोजिशन को आप कंबाइन करो, ठीक है? तो अगर दो या दो से ज्यादा अगर प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करेंगे, या कंबाइन करके अगर एक ही स्टेटमेंट अगर आपको मिल जाए, तो उस तरह का स्टेटमेंट को आप बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, या मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट, या कंपोजिट स्टेटमेंट। तो यहां पर
थोड़ा सा चीज को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रोपोजिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोजिशंस बाय मीन्स ऑफ ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स और बाय negating a single proposition is referred to molecular proposition और composite proposition और compound proposition। ये जो negating a single proposition है, ये एक्चुअली क्या करता है, कोई एक ही स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा एंड देन उसका आपको निगेशन करना है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इतना डिटेल में हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता चीज को समझा रहा हूं, जो कि आप फाइनली वो क्वेश्चन यहाँ पे आया था 1E में, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो 1E वाला जो क्वेश्चन, उसके लिए कंपाउंड प्रोपोजिशन उतना डिटेल में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही जानना है कि दो या दो से ज्यादा अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए और उसको अगर कंबाइन करने को बोलेगा, तब आपको क्या करना होगा, उन दो स्टेटमेंट को या उससे ज्यादा स्टेटमेंट को आपको एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर या कनेक्टिव यूज करके आपको उसको ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। तो अगर कंबाइन कर लेंगे तो वो स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट होता है तो वो हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड प्रोपोजिशन। आपको ये ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट एक ही साथ ट्रू एंड फॉल्स नहीं हो सकता है। ये चीज अगर आप भूल जाते हो ना, तो सारे चीज आपका लॉजिक बेकार हो जाएगा, तो लॉजिक आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से याद रखना है, प्रोपोजिशन कभी भी एक ही साथ ट्रू एंड फॉल्स केस में नहीं होता है। प्रोपोजिशन वही होगा जो सेंटेंस आपका आइदर ट्रू है या फॉल्स है। जब आप कंबाइन करेंगे, तो दो स्टेटमेंट को जब आप कंबाइन करेंगे तो ऐसा हो ही सकता है कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग से ट्रू एंड फॉल्स हो रहा है। मान लीजिए एक पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स, या पहला वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू। तो उन दो स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जा रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, एक ही साथ दोनों चीज एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रोपोजिशन का कंडीशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम लोग कंबाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा कि फाइनल जो स्टेटमेंट होगा वो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अच्छा, तो कुछ बेसिक कनेक्टिव्स है और ये उसका सिंबल्स है। जैसे हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे या ये वाला सिंबल यूज करेंगे, तो ये एक्चुअली क्या होता है, नॉट को इंडिकेट करता है। ये ऑपरेटर का नाम होगा नॉट, और जब ये नॉट ऑपरेटर अगर दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, तब उस टाइम हम लोग इसको बोलेंगे निगेशन। एक्चुअली नॉट में दो स्टेटमेंट नहीं, एक ही स्टेटमेंट होता है, तो मैं इसको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। निगेशन में कोई दो स्टेटमेंट नहीं आता, एक ही स्टेटमेंट आता है और उसका आप लोगों को निगेशन करना होता है। अच्छा, अभी सिंबल ये आपको दिख रहा है ऐसा उल्टा भी के जैसा, तो ये आपका एंड ऑपरेटर है। अभी एंड ऑपरेटर अगर किसी कंपाउंड स्टेट में अगर रहता है, तो वो स्टेटमेंट का जो नेचर है वो होता है कंजंक्शन। देन और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर है, लाइक वी के जैसा सिंबल है और ऑपरेटर। अगर ये लग जाता है कोई सेंटेंस स्टेटमेंट पे कंबाइन करने के लिए, तब क्या हो जाएगा, वो डिसजंक्शन हो जाएगा। ओके, इसका नेचर होगा डिसजंक्शन। ये सिंबल जो है ये इफ देन का होता है, ये कंडीशनल नेचर हो जाता है स्टेटमेंट का। और ये सिंबल जब यूज हो जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ। ये बाई कंडीशनल नेचर का होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कोई और वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों को क्या मिला, कोई दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को अगर कोई कनेक्टिव्स या ऑपरेटर यूज करके अगर आप ज्वाइन करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रोपोजिशन या कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा, या उसका मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन भी बोला जाता है, या मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट या कंपोजिट स्टेटमेंट बोला जाता है। अभी केस आ जाता है आपका प्रेडिकेट का। देखिए, एक कंपोनेंट था आपका लॉजिक का प्रोपोजिशनल कैलकुलस और एक था प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रेडिकेट कैलकुलस में हम लोग प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट कैलकुलस में हम लोग प्रेडिकेट से डील करते हैं। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक्स इज प्राइम, दूसरा सेंटेंस है x प्लस 1 इज प्राइम। अभी देखिए, ये जो x इज प्राइम है, ये कोई, मान लीजिए अभी ये स्टेटमेंट है, बेसिकली ये स्टेटमेंट नहीं है, x इज प्राइम ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों?
क्योंकि x यहाँ पर एक वेरिएबल है, अगर x अगर वेरिएबल है तो कुछ भी हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, राइट। x का वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, x का वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ, x का वैल्यू 3 ले सकता हूँ। तो क्या हुआ, x का वैल्यू जब मैं 1 लूंगा, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है अभी मेरे पास x इज प्राइम, तो अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूं तो x इज प्राइम, दैट मीन्स ये ट्रू होगा, तब ये स्टेटमेंट होगा। x जब मैं 6 लूंगा तो 6 इज प्राइम, तो ये फॉल्स है, तब ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन मैं जब तक x को डिफाइन नहीं करूंगा तब तक ये स्टेटमेंट नहीं है। जब तक कोई सेंटेंस में कोई वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल को मैं डिफाइन नहीं करता हूं तब तक क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अभी के लिए मान लीजिए, फिलहाल के लिए मान लीजिए p एक स्टेटमेंट है जहां पर मैंने x को डिफाइन किया, कहीं ना कुछ वैल्यू से डिफाइन किया। q x प्लस 1 इज प्राइम, यहां पर भी मान लीजिए एक स्टेटमेंट है। लेकिन जब इन दो स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करेंगे ना, तो किसी एक जो ऑपरेटर है या कनेक्टिव है तो उसको यूज करके आप इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, देखिए समझ लीजिए। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, कंबाइन करता हूं, x इज प्राइम एंड x प्लस 1 इज प्राइम, तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट को मैंने ज्वाइन किया एंड ऑपरेटर से, ओके, एंड ऑपरेटर से। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, x इज प्राइम एंड x प्लस 1 इज प्राइम। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट नहीं है, भले ही आप x का वैल्यू दे दीजिए फिर भी ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों, मान लीजिए x अगर मैं यहां पे 1 बैठाता हूं तो 1 इज प्राइम, ये फॉल्स है क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता है, और 1 होता है ऑड नंबर। और x अगर 1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 इज प्राइम, ये करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। तो ये टोटल एंटायर स्टेटमेंट, मान लीजिए इसको मैं r से डिनोट किया, तो ये एंटायर स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फॉल्स दोनों एक ही साथ आ रहा है। तो एट ए टाइम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का कंडीशन क्या कर रहा है, वॉइड कर रहा है। तो ये चीज को फॉलो नहीं कर रहा है स्टेटमेंट का कंडीशन को, जिसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। भले ही x को आप डिफाइन कर दीजिए फिर भी ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि जब मैं ज्वाइन करूंगा, कंबाइन करूंगा, तो कोई सिंगल ऑपरेटर से हम लोग उस चीज, वो स्टेटमेंट को, वो सारे स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस जगह पर मैं अगर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं तो ये चीज सही हो जाएगा। और वो करेक्शन क्या होगा, तो ये आपका ये करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्या होगा, x इज प्राइम एंड x plus 1 is prime for some value of values of x। देखिए वैल्यू हो सकता है या वैल्यूज हो सकता, वैल्यू हो सकता है एक से ज्यादा। तो x इज प्राइम एंड x प्लस 1 इज प्राइम फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। तो ये फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, तो यहां पर ये मैंने जो स्टेटमेंट पे क्या किया, ये स्टेटमेंट में इसको मैं एक्स्ट्रा लिखा, तो ये जो मैंने पार्ट ऐड किया तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, तो ये क्या हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब कुछ कुछ वैल्यू में ये क्या होगा, कुछ कुछ वैल्यू में दोनों चीज प्राइम नहीं होगा, x भी प्राइम, x प्लस 1 प्राइम नहीं होगा, तब ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये जो एक्सप्रेशन है फॉल्स है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट हो जाएगा। कुछ कुछ वैल्यू में ये दोनों चीज क्या होगा, अगर ये ट्रू है मतलब प्राइम है तो ये ट्रू हो जाएगा, तब ये स्टेटमेंट होगा। लाइक अगर मैं x का वैल्यू अगर 2 लेता हूं, तो x का वैल्यू मैं 2 ले लिया, तो 2 इज अ प्राइम, दिस इज करेक्ट। एंड 2 प्लस 1 दैट इज 3 इज अ प्राइम, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो x का वैल्यू जब मैं 2 लिया, तब ये दोनों जो स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन किया, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग से ट्रू है, इसलिए कंबाइन करने पर भी ये ट्रू ही रहेगा। इसलिए यहां पर ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो गया। और
इस केस में मैंने ये एक्स्ट्रा जो पार्ट अटैच किया यहां पर, ये क्या हो रहा है, ये आपके लिए क्वांटिफायर है। और इस प्राइम ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट है। इस प्राइम, तो इस प्राइम ये जो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है इसको बोला जाएगा प्रेडिकेट। तो इसको मान लीजिए, इस प्रेडिकेट को मान लीजिए मैं P से डिनोट कर रहा हूं, और अगर इस पार्ट के साथ अगर आप x या x+1 को असाइन करते हो, लाइक x इज प्राइम, तो ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट फंक्शन। प्रेडिकेट फंक्शन हम लोग इसको लिखेंगे px ऐसे, प्रेडिकेट फंक्शन। ओके, प्रेडिकेट फंक्शन जहां पर ये जो x है, x को बोला जाएगा, यहां पर जो x है, वेयर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x x we can take is called universe discourse। तो x के जो भी वैल्यू हम लोग यहां पर लेंगे, जिसके लिए ये जो स्टेटमेंट है आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग यहां पर बोलेंगे यूनिवर्स डिस्कोर्स। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 लिया यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों पार्ट ये आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट। x अगर 1 है तो ये दोनों पार्ट, दोनों इस तरफ वाला एंड के इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। x का मैं अगर 2 लिया तो ये दोनों पार्ट एंड के लेफ्ट एंड राइट पार्ट, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जब भी मैं x, ये जो वेरिएबल है जिसको बोला जाता है यूनिवर्स डिस्कोर्स, तो इसका जो वैल्यूज है जो भी हम लोग लेंगे जिसके लिए मेरा स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वही चीज हो जाएगा वही चीज हो जाता है यूनिवर्स डिस्कोर्स। ओके, ये वेरिएबल है। अच्छा, तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि कुछ कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी है जब हम लोग उसको कंबाइन करेंगे तो सिंगल ऑपरेटर से हम लोग उसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे। अगर कंबाइन कर लेते तो वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो उन सारे केस में हम लोगों को इस तरह का वर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस में हम लोगों को अटैच करना होता है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए आप लोगों को और एक एग्जांपल से इस चीज को समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रेडिकेट फंक्शन है pn, जहां पर क्या होगा, आपका 1 + 2 + 3 अप टू n तक, मतलब नेचुरल नंबर का सम अप टू n। तो नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो एक फॉर्मूला है n × n + 1/2। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर आप इसको ले लीजिए, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, तो 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, देखिएगा यहाँ पर ये फॉर्मूला हमेशा मेंटेन्ड होगा, मतलब इन नेचुरल कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोला चलिए ये कोई भी रियल नंबर के लिए क्या ये करेक्ट होगा, ना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर मान लीजिए आपका 2.3 है, तो 2.3 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन रियल नंबर आपका 2 भी है, रियल नंबर आपका 10 भी है, तो ये 10 2 ये सारे रियल नंबर के लिए ये करेक्ट होगा। तो दैट मींस ये जो pn जो फंक्शन है, प्रेडिकेट फंक्शन है, ये आइदर ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, दैट मींस ये स्टेटमेंट हो रहा है। पहले बात, प्रेडिकेट फंक्शन ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट होना चाहिए फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, लाइक दैट। तो ये जो pn जो स्टेटमेंट प्रेडिकेट फंक्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा n के वैल्यूज के लिए। भाई
अभी क्या होगा, एन को हम लोग असाइन करेंगे, एन को हम डिफाइन करेंगे, क्या होगा, एन अगर नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये प्रेडिकेट फंक्शन ट्रू होगा, लेकिन रियल नंबर के सारे वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे कि पी एन, इसको ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n belongs to natural number, Pn is true। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, for some values of n belongs to real number, Pn is true, या you can say Pn is false। तो देखिए, ये जो for some values that means not all values, for all values that means all values, तो इस तरह का चीज को हम लोग लॉजिकल क्वांटिफायर बोलते हैं। ये सारे जो चीज है, मैंने यहां पे दो चीज मेंशन किया, ये इसको बोला जाता है लॉजिकल क्वांटिफायर्स। तो ये क्वांटिफाई कर रहा है, लॉजिकली एक स्टेटमेंट को क्वांटिफाई कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉजिकल क्वांटिफायर्स। तो अब ये फॉर ऑल वैल्यूज, इसका जो सिंबल होता है फॉर ऑल वैल्यूज, इसका सिंबल होता है ऐसा, और फॉर सम वैल्यूज इसका सिंबल होता है ऐसा। तो आप लोगों को याद रखना होगा। तो ये फॉर ऑल वैल्यूज, तो ये जो लॉजिकल क्वांटिफायर्स होता है, लॉजिकल क्वांटिफायर्स, ये दो तरह का होता है, एक यूनिवर्सल और एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, एन, हाँ, एग्जिस्टेंशियल। अभी यूनिवर्सल, इसका जो सिंबल होगा ये वाला, अगर कहीं पर आप लोग इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, दैट मीन्स फॉर ऑल, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट को लिखा, एक्सप्रेस किया, तो यहां पर मैं जो क्वांटिफायर यूज किया, लॉजिकल क्वांटिफायर, वो हुआ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और ये सेकेंड जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, यहां पर मैंने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया, क्योंकि फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, यहां पर देखिए पीएन तो आपका करेक्ट हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला मेंटेन कर रहा है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ रियल नंबर, राइट, फॉर सम वैल्यूज ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर रियल नंबर, कुछ रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका सिंबल होगा ऐसे। और भी कुछ क्वांटिफायर है, हम लोग इन फ्यूचर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, अगर क्वेश्चन मिलता है तो डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग मेरे जो ऑनलाइन क्लास है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप में से कोई ये वीडियो समझने के बाद भी अगर आप और डिटेल में जानना चाहेंगे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, तो फिलहाल के लिए नंबर नोट करके रखिएगा। तो लॉजिकल क्वांटिफायर्स दो तरह का है, मैंने आप लोगों को समझाया। अभी देखिए इस चीज को मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, यूजिंग सिंबल्स। देखिए इसको मैं लिखूंगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, कॉमा n बिलोंग्स टू, यहां पर क्या मैंने दिया, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर, उसके बाद मैं ब्रैकेट रखूंगा, ब्रैकेट के अंदर रखूंगा और यहां पर लिखूंगा, कोई कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, pn। तो यहां पर हम लोगों को प्रेडिकेट फंक्शन को लिखना है और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग को क्या करना है, प्रेडिकेट को यूज करना है और साथ साथ लॉजिकल क्वांटिफायर को यूज करना है विद कंडीशन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, दैट मीन्स ऐसे, फॉर सम वैल्यूज ऑफ n where n belongs to real number, pn, ऐसे। आई थिंक आप लोगों को ये चीज पूरा क्लियर हुआ। चलिए अभी आप जो क्वेश्चन आपको मिला, जो मेन पेपर में आया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे समझाने के बाद भी अगर आपका कुछ भी डाउट है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। एक काम कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से
देख लीजिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरा सर यहाँ पर मेरा डाउट है, आप इसको थोड़ा सा समझाइए। तो मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई और या फॉर सम वैल्यूज ऑफ जेड और ये पी। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल को मेंशन नहीं किया ये किस टाइप का वेरिएबल है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बोला है यहाँ पे सुटेबल मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब आप लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का कुछ एजम्पशन हो ही सकता है, आप लोग एज्यूम करके यहाँ पे स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो सुटेबल होगा आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अपने हिसाब से असाइन कर लीजिएगा कि इंटीजर है कि रियल नंबर है, इस तरह का कुछ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, देन उस चीज को आस्ते आस्ते हम लोग थोड़ा सा समझ भी लेंगे कैसे इसका मीनिंग क्या है। इफ पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्योंकि वेरिएबल 3 है, स्टैंड्स फॉर, ये आपका सोल्यूशन है, ओके, स्टैंड्स फॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड equals to 0 where the universe of discourse is the set of all integers, then del x। अभी मैंने क्योंकि इंटीजर मेंशन कर दिया तो यहां पर कॉमा देके फिर से x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल y सम z, इसको हम लोग देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं, राइट, इसको देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट्स सम z p stands for all values of x and y there exists some integer z such that the sum of three given integers is 0 for all values of integer, for all values of integer x and y there exists some integer z such that the sum of three given integers is 0। देखिए एक्चुअली क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, मैंने एक जीरो ले लिया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया। यहां पर देखिए अगर मैं z का वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, तो z का वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर इस माइनस एक्स माइनस वाई को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, राइट। तो ये जो माइनस एक्स माइनस वाई इसका वैल्यू अगर z के वैल्यू के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल होगा। या आप लोग बोल सकते हो ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई का वैल्यू अगर z के वैल्यू के इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन अगर होता है, मान लीजिए x प्लस वाई का वैल्यू 5 है एंड z का वैल्यू तब -5 होने पर जीरो हो जाएगा, राइट।
तो x प्लस वाई का सम जो भी आएगा z का जस्ट उसका सेम वैल्यू रहेगा बट नेगेटिव साइन में, ऑपोजिट साइन में रहेगा, तब जाके आपका ये जीरो बनेगा। तो z का जो वैल्यू वो डिपेंड करता है x एंड y के सम के ऊपर। तो इसीलिए मैंने बोला अभी x प्लस वाई का जो सम होगा वो कुछ भी आ सकता है, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो जैसे भी लीजिएगा उस हिसाब से x प्लस वाई का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू 2 लीजिए, y का वैल्यू 3 लीजिए तो x प्लस वाई 5, x का वैल्यू 1 लीजिए, y का वैल्यू 2 लीजिए तो x प्लस वाई का वैल्यू 3। तो जैसे भी होगा z उस हिसाब से चेंज होता जाएगा एंड फाइनली आपका रिजल्ट जीरो आना चाहिए, राइट, जीरो आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटीजर x एंड y। तो इंटीजर x एंड y इंटीजर का कोई भी वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर, z का कुछ ना कुछ एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, सारे वैल्यू नहीं, सारे वैल्यू के लिए तो जीरो नहीं बनेगा, राइट। जब x मान लीजिए x प्लस वाई का वैल्यू 5 है तो z का वैल्यू अगर 7 है तो 5 प्लस 7 तो जीरो नहीं बनेगा। दैट मीन्स x प्लस वाई का कोई भी वैल्यू के लिए, z का कोई भी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं बनेगा, मतलब सारे वैल्यू के लिए जीरो नहीं बनेगा। x प्लस वाई का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन z का पर्टिकुलरली कुछ वैल्यूज के लिए तभी जाके वो जीरो बनेगा। इसलिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटीजर x एंड y देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर z, और you can say one can find the integer z such that the sum of three given integers is zero। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया इस तरह का जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसका जो नेचर है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया एक्स वाई जेड। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर के हिसाब से इसको मान लिया कि एक्स वाई जेड इंटीजर है, 3 वेरिएबल है, एंड फाइनली ये जो प्रेडिकेट फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल में जो स्टूडेंट नए हो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। थैंक यू।